चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर आज अपन एक थ्योरी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लूजर थ्योरी। अब ये लूजर थ्योरी हमने कुछ समय पहले आप लोगों को बताया था कि इसके बारे में अपन डिस्कस करना ज़रूरी है। और ये जो थ्योरी है ये बेसिकली क्या कहती है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। ये कहती है कि मार्केट में हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसका लॉस होगा और तभी आपका प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए अगर अपन ऑप्शंस की बात करें या फिर फ्यूचर्स की बात करें, ठीक है, ये हो गए डेरिवेटिव्स में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो गए। ठीक है, उसमें चाहे आप कमोडिटी की बात कीजिए, चाहे आप करेंसी की बात कीजिए, चाहे आप सिंपल स्टॉक्स की बात कीजिए, चाहे इंडेक्सेस की बात कीजिए, उसको तो हम क्या समझते हैं, हम जानते हैं कि एक जीरो सम गेम। ठीक है, जिनको नहीं पता है, जीरो सम गेम का मतलब होता है बेसिकली जब तक किसी का लॉस नहीं होगा, आपका प्रॉफिट नहीं होगा। ये ऑप्शन फ्यूचर्स की रियलिटी है ना। चाहे आप ऑप्शन बेचिए चाहे खरीदिए, जब आप ऑप्शन बेचते हैं तो आपका मार्केट में एक व्यू ये होता है कि बेसिकली आपने ऑप्शन बेचा तो आप बेसिकली उसमें आपका कभी प्रॉफिट होंगे तो कभी लॉस होंगे। लेकिन जब आपने ऑप्शन बेचा तो जब बायर्स का जब तक लॉस नहीं होगा तब तक सेलर्स का फायदा नहीं होगा, जब तक सेलर्स का लॉस नहीं होगा बायर्स का फायदा नहीं होगा। ये बिल्कुल एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आई होप आप लोगों को होगी। ठीक है, अब इसके बाद में एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको कहते हैं कैश बाइंग। अब कैश बाइंग में कैसे होता है, कैश बाइंग में तो भाई हम कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, कायदे से तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। तो अब इसमें क्या होता है ना कि जब कैश बाइंग अपन करते हैं तो अपने को एक चीज पता है कि मार्केट में मान लीजिए कि आपने जब उस किसी स्टॉक को खरीदा तो वो 10 रुपए का था, उसकी फेयर प्राइस ही 10 रुपए थी उस समय। ठीक है, उस वक्त फेयर प्राइस 10 रुपए थी, या बोलना चाहिए फेयर प्राइस नहीं, उस वक्त मार्केट वैल्यू 10 रुपए थी मगर फेयर प्राइस हो सकता है 100 रुपए रही। तो 100 रुपए तक पहुंच गया, आपने क्या किया पूरा 100 10 to 100 होने तक, मैंने 10 टाइम्स हो गया स्टॉक अपना, 100 में आपने बेच दिया। कुछ गिनी चुनी कंपनियों में ऐसा आपने मतलब अच्छा परफॉर्मेंस में से एक कंपनी निकल गई और कंपनी को प्रॉफिट हो गया। इस तरीके से आपने कंपनी में इन्वेस्ट करके पैसे कमा लिए। लेकिन जब 100 रुपए की हो गया वो 10 रुपए का स्टॉक, जब 10 रुपए का स्टॉक 100 रुपए का हो गया तो आपको अब किसी को तो बेचना है ना। तो अब ये जरूरी नहीं है कि 100 रुपए जो है वो उसकी फेयर प्राइस उस वक्त 100 ही रुपए चल रहे हो सकता है कि वो मार्केट में उस समय किसी और हाइप की वजह से किसी वजह से वो चल गया उतना, और उसके बाद जब वो 100 रुपए हुआ उसके बाद अब आपको बेचना है उस स्टॉक को। तो आपको किसी ऐसे को ढूंढना होगा जिसके माइंड में ये चल रहा हो कि 100 रुपए की फेयर वैल्यू है। समझ रहे हैं बात को। अब जस्ट शेयर नंबर, जितने लोग इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जितने लोग एक्टिव हैं, बस उस बेसिस पर आपका स्टॉक बिक जाता है। तो ये बात आपको पता नहीं चलती, मगर हमेशा कोई ना कोई मार्केट में रियलिटी ये है कि कोई ना कोई मार्केट में हमेशा ऑलवेज 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 लूजर होता है। ठीक है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई कहीं से भी ट्राई कर रहा हो, हमेशा कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसको ये नहीं पता होगा कि वो ही है जिसको कि आखिर में जा करके लॉस लेना है। अब आपकी जिम्मेदारी इसमें क्या बनती है, आपकी जिम्मेदारी केवल इतनी बनती है कि आप वो व्यक्ति ना रहो। जब आप कैश बाइंग कर रहे हो तो हमेशा आप क्या करोगे, अब इससे कैसे बचना है वो समझ लेते हैं। हमेशा ऑलवेज ऑलवेज, क्योंकि हमें इस चीज में कैश बाइंग का हमको काफी एक्सपीरियंस है तो हम उसमें पहले बता देते हैं, ऑलवेज बाय अंडर वैल्यू। अब ये सुनने में तो बहुत ही इजी लगता है कि भाई हाँ सही बात है, अंडर वैल्यूड स्टॉक, बड़े कॉमन सेंस की बात है। लेकिन पता कैसे किया जाए कि कोई स्टॉक अंडर वैल्यूड है, तो इसको पता करने के मल्टीपल तरीके होते हैं, जिसमें फंडामेंटल्स भी होते हैं, जिसमें टेक्निकल्स भी होते हैं, जिसमें आप इंडिकेटर्स भी यूज करते हैं। इसके बारे में ऑल्दो हमने पहले बात की हुई है कि अपने कुछ बोलना चाहिए रिलेटेड वीडियोज में, कि स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो में, स्क्रीनर्स के वीडियोज में। बट अगर आगे समय मिलता है तो अंडर वैल्यूएशन एक्चुअली में कब होता है, कैसे एक स्टॉक को पता किया जाए कि अंडर वैल्यूड है, ये अपन आगे चल करके डिस्कस जरूर करेंगे। अब कैश बाइंग लेकिन सबके लिए नहीं होती है ना, ये बात हम जानते हैं, कैश बाइंग सबके लिए नहीं होती है। तो अब आ जाते हैं हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाले टॉपिक पे, जो कि सबका फेवरेट टॉपिक है कि भाई उसमें कैसे अपन बेसिकली जो लूजर थ्योरी है उससे बचें। ठीक है, तो हमेशा इसमें आप क्या कीजिए, मार्केट एज आपका सबसे अच्छा फ्रेंड है। मार्केट एज, अब मार्केट एज तरह तरह का हो सकता है, चाहे वो आईटीएम या डीप आईटीएम बाइंग हो। डीप आईटीएम बाइंग मतलब होता है डीप इन द मनी ऑप्शंस में आपने बाय कर लिया।
तो क्या होगा, डीप इन द मनी ऑप्शन का जो डीके होता है वो सबसे धीरे धीरे होगा, एट द मनी का डीके थोड़ा उससे बहुत तेज होता है, और ओटीएम का सबसे तेजी से होता है। ठीक है, तो मार्केट अगर थोड़ा आपके अगेंस्ट मूव करता है तो भी आप बाइंग में बेनिफिट ले सकते हैं, मतलब एकदम बड़े लॉसेस आपको नहीं दिखाएंगे और टाइम डीके नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद ऑप्शन सेलिंग हो जाता है, एक मार्केट है एक तरह का। ऑप्शन सेलिंग में तो कई तरह के एजेस आपको साथ ही साथ मिल जाते हैं, क्योंकि आपको थीटा डीके का बेनिफिट मिलने लगता है, मोमेंटम पे आप इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होते, एटलीस्ट जैसे जैसे समय बीतता है आपकी डिपेंडेंसी कम होती जाती है मोमेंटम पे। बस ये है कि सेलिंग महंगा होता है, बाइंग सस्ता होता है। तो अगर आप मोमेंटम को लेकर के श्योर हैं, जिसकी श्योरिटी लेना कठिन होता है, लेकिन अगर आप श्योर हैं तो आईटीएम आप बाइंग कर सकते हैं। ऑप्शन बाइंग वो आपको सस्ती पड़ेगी बहुत ज्यादा, बिगर प्रॉफिट्स के लिए ऑप्शन बाइंग अच्छा है अगर आपको सही तरीके से करना आता है, जिसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे हम लोग कि एक्चुअली में ऑप्शन बाइंग का क्या टेक्निक हम यूज कर रहे हैं, क्या हमारे लिए काम कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है, सारी चीजें बताएंगे आप लोगों को। अब ये हो गया। अब इसके बाद में ऑप्शन सेलिंग एक और हो जाता है। फिर उसके बाद में कैश कवर्ड कॉल होता है, जो कि काफी महंगा होता है। अगर आप बहुत ज्यादा बोलना चाहिए, महंगा वो नहीं करना चाहते। कैश कवर्ड कॉल का बेसिकली मतलब होता है कि आप क्या करते हैं, एक कॉल को आप सेल कर देते हैं। ठीक है, तो कॉल को जैसी कैश कवर्ड कॉल में आप बेसिकली मार्केट में क्या करते हैं कि अपर साइड पर तो अपने को पता है, अपर साइड पे जब आपने कैश बाइंग कर ली है तो आप जितना भी अपर साइड जाने हैं चले जाए। ठीक है, इसका एक बड़ा बेसिक अगर एग्जांपल दें आपको, एक कोई पर्टिकुलर स्टॉक है, उसका लॉट 100 का है। ठीक है, एक एग्जांपल है 100 का है, तो आप क्या करेंगे, 100 पीस 100 वाले बेसिकली क्वांटिटी पे परचेज कर लेंगे। परचेज कर लिए, फिर उसके बाद एक स्टॉक है उसका ऑप्शन का एक लॉट जो है उसको आप क्या करेंगे, सेल कर देंगे कॉल ऑप्शन को। तो कॉल ऑप्शन जब आप सेल करते हैं तो क्या होता है, मार्केट जितना नीचे आता है उतना आपको प्रॉफिट होता है ना। लिमिटेड प्रॉफिट ही हो सकता है। तो वो क्या है, एक हेज स्ट्रेटेजी है, ये हर किसी के लिए नहीं है, और मोस्ट डेफिनेटली ऐसी नहीं है जिसको कि यूज करके आप कोई बड़े प्रॉफिट्स कर सको हर बार, अनलेस कि बहुत ज्यादा एकदम स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर नहीं बढ़ जाता है, जो कि ठीक है, अच्छी स्ट्रेटेजी है अगर उस तरह का कुछ आपको पसंद है। बट अगर पैसे फंसाना या इस तरह की चीजें नहीं करना है आपको, तो फिर इससे थोड़ा दूर रहने में कोई बुराई नहीं है। ओवरऑल अलग अलग किस्म के मार्केट एज होते हैं, आगे अपन डिस्कस भी करेंगे कि इसमें और मार्केट एज कैसे अचीव करना है। फिर मान लीजिए कि अगर आपको प्राइस एक्शन की अच्छी समझ है तो वो भी एक तरह का मार्केट एज ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग कोई आइडिया लगा रहे हैं। ओआई डेटा अगर आप समझते हैं तो वो भी आप मार्केट एज के तौर पे यूज कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन इज पावर, है ना, स्टॉक मार्केट की रियलिटी यही है, जिसके पास इन्फॉर्मेशन है उसके पास पावर है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, और इस तरीके से हम यहाँ लूजर थ्योरी को कंक्लूड करते हैं। लूजर थ्योरी बस इतनी ही है कि कोई ना कोई मार्केट में एक ना एक व्यक्ति हमेशा ऐसा होगा जिसका लॉस होगा। अब वो आप देखो कि आप कहाँ बैठे हुए हो। अगर आप कोई वैसे व्यक्ति हो तो थोड़ा सा स्टेप बैक कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए, समझिए कि भाई क्यों आप मार्केट में लूजर्स के साथ में हो, है ना, क्या कहाँ गलती हो रही है, क्या आपके पास में मार्केट एज नहीं है अभी। अगर मार्केट एज नहीं है तो अपने आप से पूछिए कि मार्केट एज क्या है। अगर आपके पास हो तो कौन सा मार्केट एज हो जो आपको बेनिफिट करे या जिसको आप ले सकें। जैसे अगर आपके पास कैपिटल कम है ना, तो फिर आप क्या कीजिए, डीप इन द मनी ऑप्शन बाइंग कीजिए। अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर हम नॉन मोमेंटम ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो एक और होता है जिसमें हेजिंग बोलते हैं जिसको अपन, ये भी एक किस्म का मार्केट एज ही है, हेजिंग, है ना। हेजिंग कर लीजिए ऑप्शन सेलिंग में, कि जिससे आपके ऑप्शन जो आप सेल किए वो सस्ते हो जाएं, है ना। फिर अगर आपको और ज्यादा अच्छी चीजें सीखनी है, जैसे कि समझ लीजिए कि आपको भी पता नहीं है कि आप मार्केट मोमेंटम को कैसे समझना है, स्टॉप लॉस वगैरह लगाइए, है ना, छोटे क्वांटिटी में बाइंग कीजिए। रिस्क मैनेजमेंट आपका आना चाहिए, ये भी किस्म का रिस्क मैनेजमेंट हो गया। पोजीशन साइजिंग आ जाती है उसके अंदर, और बहुत सारी चीजें। मार्केट एज बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्केट एज का बड़ा बेसिक फॉर्मूला है लोगों से ज्यादा अच्छा करना दूसरे, क्योंकि ये एक तरह का कोई ना कोई एक लूजर जरूर निकलेगा मार्केट में। आप वो मत बनिए, ठीक है। बी नॉलेजफुल, बी माइंडफुल, और फोकस करके काम करेंगे, अपने आप आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए तो फिर ओके।